जो लास्ट में किया था प्रेजेंटेशन में, पॉजिटिव कंपटीशन जो है क्लास में रखना। उसके बाद बारी आती है रिवॉर्ड्स की। जो बच्चों को आपने रिवॉर्ड्स ऑफर करने हैं, वो रिवॉर्ड्स आपने कैसे ऑफर करने हैं। अब जैसे सपोज करो मैं हूं, मुझे टॉफी चॉकलेट पसंद नहीं है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे टॉफी और चॉकलेट पसंद ही नहीं है, आप मुझे टॉफी चॉकलेट दे रहे हो, तो मेरी मेंटालिटी क्या होगी, यार मुझे ना मैं वो खाऊंगा, साइड में रख दूंगा। नेक्स्ट टाइम से मेंटालिटी क्या होगी कि यार कंपटीशन जीतेंगे तो क्या मिलेगा, टॉफी मिल जाएगी, चॉकलेट मिलेगी, क्योंकि वो मेरी पसंद है ही नहीं। क्योंकि वो बच्चा ये नहीं समझेगा कि अगर आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो रिवॉर्ड इज अ रिवॉर्ड, करेक्ट, ठीक है बोलिए मैम। तो रिवॉर्ड जो है वो रिवॉर्ड होता है, लेकिन ये चीज बच्चों को कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है। रिवॉर्ड आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस बच्चे को हमने कौन सा रिवॉर्ड देना है। हर बार हम कैंडी नहीं दे सकते बच्चे को, हर बार हम चॉकलेट नहीं दे सकते हर बच्चे को। किस बच्चे की क्या नीड है, वो चीज अगर उसको मिलेगी तभी वो नेक्स्ट टाइम वो चीज करेगा। जैसे हम घर में अपने बच्चों के साथ करते हैं ना, जैसे टिफिन में हम उसको पैक करके देते हैं। कई बच्चों को भिंडी की सब्जी पसंद है, वो ज्यादा भिंडी डाल के देते हैं, कई को मैगी है तो हम मैगी डाल के देते हैं। ऐसे ही होता है। सेम क्लास में भी यही चीज है, हर बच्चे को सेम रिवॉर्ड नहीं दे सकते आप। तो उसके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए ये चीज, एक टीचर को ये चीज पता होनी चाहिए, जैसे एक माँ को पता होती है ये चीज। ऑब्वियसली लाइक्स एंड डिसलाइक्स आपकी जो टीचर्स डायरी है उसमें हर बच्चे के सामने आप एक कॉलम ऐड ऑन कर सकते हो कि भाई इस बच्चे का ये लाइक है। तो इन फ्यूचर वो चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि एक टॉफी का डब्बा रखा हुआ है वही दे जा रहे हैं हम सबको, वो बच्चों को इतना मोटिवेट नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया सोल्यूशन। जो टीचर्स डायरी आप लिख रहे हो तो उसमें हम लोग एक कॉलम ऐड करेंगे जिसमें हम बच्चे का लाइक और डिसलाइक लिखेंगे। तो वो कैसे, बच्चे से पूछ के। और जब आप बच्चे से ये चीजें पूछोगे अल्टीमेटली आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हो, एक इंटरेक्शन भी हो रही है बच्चे के साथ, तो बच्चा भी आपके साथ एक पॉजिटिव रिलेशन में आएगा। राइट, जैसे बोल रहे हैं थ्रेट फ्री एनवायरनमेंट जो है, तो थ्रेट फ्री एनवायरनमेंट ऐसे ही बनता है। जब हम छोटे होते तो ऐसे होता था ना, एक डायरी होती थी तो उसमें हम लिखते थे व्हाट इज योर फेवरेट। हम लोग ऐसा करते थे, एक डायरी बनाते थे तो हम अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि इसमें अपने बारे में लिखो। स्लैम बुक टाइप खुद की बनाते थे। हाँ, खुद की बनाई हुई एक बुक है ना, फ्रेंड्स जो हमारे फ्रेंड्स होते थे तो उसका हम लोग वो उसमें भर देता था। उसी तरह का कुछ एक डिफरेंट हम कर सकते हैं। जरूरी जैसे मैंने आपको एक ऑप्शन दिया कि उसमें कॉलम ऐड कर लें। उसके अलावा भी हम जैसे बुक, जैसे बोल रहे हैं स्लैम बुक है, वो हम एक अलग से स्लैम बुक आपको दे सकते हैं, वो हम एक स्लैम बुक यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमने उसमें उनका एक ही चीज लिखनी है, उसमें उनकी मल्टीपल चीजें लिख सकते हैं। लाइक उसका फेवरेट कलर क्या है। देखो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, आपका जो एकेडमिक्स है वो भी इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। जब बच्चा अपना एक लाइक डिसलाइक बताएगा, अपना एक फेवरेट कलर बताएगा, राइट, और काफी कुछ बताएगा, तो उसमें कुछ एक चीजें आप उनको एकेडमिकली भी दे दोगे। फेवरेट कलर अगर उससे पूछा जाएगा, आप फेवरेट कलर उसमें लिख सकते हो, राइट। सो ये जो एक चीज है ये आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो कि एक हम उनके करिकुलम में स्लैश बुक ऐड कर सकते हैं। वो प्रोवाइड हम करेंगे आपको ऑब्वियसली, राइट। तो वो आपके पास अगर होगी तो वो बेटर रहेगा। सो रिवॉर्ड जब भी देना है वो बच्चे के लाइक और डिसलाइक के बेसिस पे ही अगर आप उनको दो तो ज्यादा है, राइट। इसमें किसी को डाउट है तो मुझे बता दो। अब ये भी नहीं कि किसी बच्चे से आपने पूछा आपकी लाइकिंग, आपको क्या चीज अच्छी लगती है, वो बोलेगा नहीं कि मुझे टॉय अच्छा लगता है, मुझे कार अच्छी लगती है। तो अब ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर बार उसको कार ही ला के देंगे, राइट। सो मल्टीपल लाइक्स, मल्टीपल डिसलाइक्स पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज अलाउ स्टूडेंट्स टू वर्क टुगेदर। इसके ऊपर हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उस पर भी हमने डिस्कस किया था कि बच्चों को ग्रुप में काम करना सिखाओ। सी जब आप जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, अगर कोई बच्चा ग्रुप में काम नहीं कर पाएगा
क्योंकि बच्चे ये होते हैं कि अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, जब खेल रहे हैं तो खेलने में उनको एक ग्रुप चाहिए, उसमें मस्त रहते हैं। लेकिन अब की जो जनरेशन है, आज की जो जनरेशन है, वो बच्चे क्या है, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। उससे उनको दिक्कत क्या आती है? देखो, वैसे बच्चों को ही फिर बाद में जॉब लेने में दिक्कत आती है, वैसे बच्चों को ही घर से दूर जाने में दिक्कत आएगी। जब आप बच्चे को थोड़ा सा आइसोलेशन नहीं दोगे, जब बच्चे को आप एक ग्रुप में बैठना नहीं सिखाओगे, उसको ये पता नहीं होगा कि एक ग्रुप में कैसे काम किया जाता है, एक टीम वर्क क्या चीज़ है। अभी ये बहुत हैवी वर्ड्स हैं, टीम वर्क, ग्रुप वर्क, एडजस्टमेंट्स करना। क्योंकि एक ग्रुप में आपको, अब आप लोग भी जब कहीं जाते हो, आप लोगों ने भी अपनी पढ़ने के टाइम पे, अपनी स्टडीज़ के टाइम पे आपने ट्रिप्स किए होंगे, है ना, पिकनिक में जाते हो आप लोग, तो वहाँ पे आपको पता बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, राइट। तो वो जो चीज़ है, वो चीज़ कैसे आएगी एक बच्चे को जब आप ग्रुप में काम करना सिखाओ। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इज गिव स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्टूडेंट्स को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है। अब एक छोटे बच्चे को हम क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं? एक छोटे बच्चे को हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन में फर्क है, समझ आ रही बात? रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन में देयर इज अ डिफरेंस। अब एक छोटे बच्चे को हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं क्लास में? एक बच्चे को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है? एक एलकेजी के बच्चे को, एक नर्सरी के बच्चे को, या फिर एक यूकेजी के बच्चे को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं? फर्स्ट सेकंड के बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, उनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। देयर आर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप एक क्लास में दे सकते हैं। वो आपने अपने स्कूल टाइमिंग में जब आप पढ़ते होंगे, आपको भी टीचर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप उनको बोलोगे कोई फंक्शन अरेंज कर दो, पॉसिबल नहीं है उनके लिए, छोटे हैं बच्चे हमारे लिए। मैं बात कर रहा हूँ आपको यूकेजी के बच्चों के लिए, या आपको 5th लेके चलो आप, मैं प्राइमरी तक के बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो एक प्राइमरी के बच्चे को हम कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं? So first thing जिसकी उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक यू नो, मतलब उनका जो खुद का है वो, खुद एक डिसिप्लिन में रहना, जब खुद के वर्क्स करना, अपनी नोटबुक्स आपके मैम को सबमिट करवाना, ले जाना, मतलब जो उनके खुद के हैं, मतलब पहले वो खुद को संभालना, देन दे विल एबल टू मतलब अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओबे कर पाएंगे वो। पहले तो आगे ना कि बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं जो उनके खुद के लिए है, मतलब हाँ, देखो एक क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना तो बात की बात है। पहले तो वो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि एक स्टूडेंट की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। एक स्टूडेंट की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती हैं एक छोटे बच्चे की? एक बच्चा एलकेजी का, वंशिका मैम एलकेजी के बच्चे की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बच्चा ये चीज खुद कर ले, मुझे उसको बोलना ना पड़े? सर जैसे कि नोटबुक्स अपनी खुद निकाल के आगे सबमिट करवाना टीचर से। हाँ, मतलब उसको पता होना चाहिए कि ये नोटबुक हिंदी की है, ये इंग्लिश की है, ये न्यूमेरिक्स की है, ये ईवीएस की है। सबसे पहली चीज ये आ गई, करेक्ट। ये चीज आप उनको नर्सरी से सिखा सकते हो, इतना तो सिखा सकते हैं हम, राइट। अब हमें पता है कि नोटबुक के बाहर अगर इंग्लिश लिखा हुआ तो एक नर्सरी तो बच्चा रीड नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। लेकिन हम कुछ ना कुछ एक ऐसी क्रिएटिविटी यूज करके, अब अगर हम नर्सरी में या एलकेजी में अगर हम हेल्पर दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहे हैं कि नोटबुक्स निकालनी और डालनी, करेक्ट? यही काम है ना, या फिर उनको टिफिन निकालना, खाना खिलाना, यही है ना। तो अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चा खुद कर ले, अपनी नोटबुक खुद निकाल ले, टिफिन बैग खुद टिफिन निकाले, खाए, पैक करके डाल ले, तो उससे क्या हुआ? उससे एक स्कूल का भी, हमारा भी एक बर्डन कम हो गया, जहां हमें एक एक्स्ट्रा हेल्पर की रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई। प्लस ये कि उस हेल्पर को हम किसी और टास्क में यूज कर सकते हैं। और इससे सबसे बड़ी बात है कि बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। अब अगर बच्चा बैठा हुआ है, सुबह आया, क्लास में बैठा है वो, उसको आप नोटबुक्स भी निकाल के दे रहे हो, उसके बाद जब वो काम कर लेता है उसकी नोटबुक बैग में भी डाल रहे हो, फिर उसका टिफिन भी निकाल रहे हो, फिर उसको खाना खिला के उसका टिफिन भी बैग में डाल रहे हो, तो वो बच्चा हाउ ही बिकम रिस्पॉन्सिबल? वो बच्चा रिस्पॉन्सिबल कैसे बनेगा? अब बात आती है नोटबुक्स निकालने की, बैग से नोटबुक निकालने। यूकेजी का बच्चा नोटबुक निकाल सकता है,
उसको पता है कि ये इंग्लिश के, ये हिंदी के, न्यूमेरिक्स के, ये ईवीएस के। एलकेजी के बच्चे को दिक्कत आती होगी, आती है जो बच्चे 3 सब्जेक्ट्स हैं तो 3 सब्जेक्ट्स की लेके आ जाते हैं, तो फिर मुझे उसमें से डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, फिर खुद एडजस्ट करना पड़ता है। खुद करना पड़ता है आपको। मतलब उनको अभी, क्योंकि अभी पढ़ तो सकते नहीं हो, रीडिंग एबिलिटी तो अभी है नहीं, रीडिंग एबिलिटी आएगी यूकेजी के, वो भी मिड सेशन में जाकर, जो प्रॉपर 5-6 लेटर्स का वर्ड पढ़ पाएंगे। अभी 1-2-3 लेटर का वर्ड पढ़ते हुए 4। तो वो चीज के लिए हम कुछ ऐसा क्या करें कि नोटबुक देखते ही, अब जैसे अब आप एक चीज मत बोलना कि नोटबुक के कलर अलग अलग कर दो, क्योंकि काफी स्कूल ये चीज करते हैं कि मैथ्स की नोटबुक ब्लू है तो ब्लू हो गई, तो फिर टीचर बोलता है कि ब्लू नोटबुक निकालो, लेकिन फिर भी टीचर को बोलना पड़ रहा है ना कि ब्लू नोटबुक निकालो, लेकिन उसको पता नहीं कि ब्लू नोटबुक है क्या। हाँ, धीरे धीरे उसको पता चल जाएगा कि हाँ ब्लू मतलब अभी मेरे को 1-2 लिखना है, रेड मतलब हिंदी है तो उसके लिए कलर्स की है, उसकी कलर नहीं चाहिए हमें। मतलब बच्चा खुद अपना ब्रेन यूज करे और फिर वो नोटबुक निकाले। उसके लिए ये ऑप्शन हो सकता है ना कि जैसे कोई भी जैसे मदर टीचर्स हैं तो सबसे पहले एक रेगुलरिटी बना दें कि पहले हमारी क्लास ये चलती है, हिंदी चल रही है या इंग्लिश चल रही है, सबसे पहला पीरियड उनका जो होगा तो बच्चों को वो माइंड में बैठ जाएगा कि सबसे पहले हमारा ये क्लास होती है। नहीं वो तो ठीक है, समझ गया मैं, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा? अब जैसे मान लो ये 3 नोटबुक रखी है 1 2 3, अब उसको पता है कि पहला पीरियड मैथ्स का है, अब उसको क्या पता कि इनमें से मैथ्स की कौन सी है? लेटर्स का जैसे एबीसी वाली कॉपी इंग्लिश की होगी, वन वो वाली चीज प्रिंट करके बाहर अपने हाँ, कवर पे हाँ। लगा दिया जाए। वही तो नहीं ना लगाना बाहर। सर कॉपी खोल के तो चेक कर सकता है ना कि हाँ, एबीसी वाली है। नोटबुक खोल के देख हाँ, सकता है, क्योंकि ये छोटे बच्चे की तरह से इंग्लिश तो में चाहिए, अगर वो वर्ड नहीं आइडेंटिफाई कर सकते पर पिक्चर को तो देख सकते देख हैं, सकते हैं। तो नोटबुक खोल के तो देख सकते हैं। अगर बॉक्सेस वाली तो भाई ये मैथ्स की है, मैथ्स की है। अगर ये इनको बताओ ये 5 लाइन है 5 लाइन वाली। तो भाई ये हिंदी की है, हिंदी 4 लाइन है तो भाई ये इंग्लिश की है। ये चीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये चीज अगर आप 1 वीक या 10 डेज करोगे ना तो आई एम श्योर कि बच्चा नेक्स्ट टाइम से आपको बोलेगा, वो हैबिचुअल हो जाएगा, वो निकाल लेगा। करेक्ट, ये चीज की जा सकती है। अब आ गई टिफिन की बारी। टिफिन के तो कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बस फर्क क्या है, क्यों बच्चे टिफिन नहीं निकालते? क्योंकि हम उनको बोलते हैं We are not giving the responsibility to them. वी आर नॉट गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा ये होता है कि हम प्री एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये चीज कि यार ये चीज टफ है, ये बच्चा नहीं कर पाएगा। ऐसे ही होता है, घरों में भी ऐसे ही होता है कि यार ये चीज मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगी। मतलब हम करने से पहले उसको बोल देते हैं भाई ये चीज पॉसिबल ही नहीं। अब हमारे बच्चों ने कुछ ऐसे ऐसे काम किए हैं, तो अगर हम भी वो मान लेते कि नहीं यार ये चीज पॉसिबल, ये हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमने रामायण कराई, अगर हम बोलते नहीं यार ये तो इम्पॉसिबल है, फर्स्ट का बच्चा कर ही नहीं सकता, लेकिन किया ना बच्चों ने। क्यों किया? क्योंकि हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली उनके ऊपर, हमने अपने एफर्ट्स डाले, आउटपुट मिला। और जो ये बच्चे आउटपुट देंगे प्राइमरी तक, उसके बाद इनका आउटपुट कम होता होना शुरू हो जाएगा। अभी इस समय तक अप टू 10-11 ईयर्स तक बच्चे का आउटपुट सबसे ज्यादा होता है। उसको आप जितना कराएंगे वो उससे जबरदस्त आउटपुट निकाल के देगा। पर शर्त है, देयर इज वन कंडीशन दैट यू आर पुटिंग अप योर 100%। अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो वो करेगा। तो ये 1-2 चीजें हैं, ये आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो मैंने बात की, ये आपने मंडे से ही क्लास में इंप्लीमेंट करो। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे तो कर रहे होंगे, खुद फर्स्ट सेकंड की कर ही रहे हैं। ये हो गया एलकेजी तक। नर्सरी के बच्चे उनका डिफरेंस निकालते हैं, कुछ डालते हैं और नोटबुक्स भी निकालते हैं। निकाल रहे हैं ना, तो निकाल रहे हैं, अच्छी बात है ये। पर ऐसे ही मैंने एक पॉइंट आपको बता दें कि अगर नहीं कर रहे हैं तो सो दिस कैन बी द वे। इट्स नॉट लाइक कि हम नोटबुक्स का कवर चेंज कर दें, कलरफुल कर दें। बच्चे को अपना भी तो ब्रेन यूज कर देंगे ना, राइट? अब ये हो गए एलकेजी तक। यूकेजी फर्स्ट सेकंड को हम कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं क्लास में, क्योंकि थोड़े बड़े होते हैं बच्चे को, So like distribution of copies, pencils, erasers, दे सकते normal हैं responsibilities. क्लास की। हाँ जी। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंसिल्स, इरेजर हो गया, ठीक है। और रबिंग का बोर्ड, रबिंग द बोर्ड और क्लास कंट्रोल। क्लास मॉनिटर तो हम बना ही रहे हैं, चलो वो तो हो जाएगा। जैसे ये भी दे सकते हैं कि बच्चों ने खाना खाया कि नहीं, जैसे बच्चे आप चेक करो, मतलब रेगुलर हम किसी एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी टिफिन चेकिंग हो सकती है, टिफिन चेकिंग हो सकती है, ठीक है। क्लास में नेल्स वगैरह जैसे हमें
असेंबली में करते हैं वो हम क्लास में भी कर क्लास सकते में हैं भी कर सकते हैं। यूनिफॉर्म देखो, शूज देखो, चेक पेन, मतलब क्योंकि असेंबली में रोज पॉसिबल नहीं है हर नहीं बच्चे को है, चेक हाँ जी करना, सर। तो वो चीज क्लास में हो सकती है। देखो वही चीजें करनी है जो हम करते थे अपने टाइम में। Yes. क्लास में आप उनकी यूनिफॉर्म चेक कर सकते हो, किसी को इंचार्ज बना दिया भाई आप यूनिफॉर्म इंचार्ज हो, हाँ। तो उससे क्या होगा एक बच्चे के अंदर, देखो ये चीजें जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू लीडरशिप। जब आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एबिलिटी आ जाएगी तब आप एक लीडरशिप की तरफ जाओगे। लीडरशिप का मतलब होता है जो लीड करना है, एंड टीचर इज अ लीडर, क्योंकि आप बच्चों को लीड कर रहे हो, आप उनके पेरेंट्स को लीड कर रहे हो, आप एक सोसाइटी को लीड कर रहे हो, राइट। और लीडर का मतलब ये नहीं कि मैं लीडर हूं तो मैं ही लीड करूंगा। तो आपकी एज अ टीचर दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बच्चों के अंदर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज जो है, लीडरशिप क्वालिटी जो है वो एक डेवलप करो। वो आएगी इसी चीज से आएगी, जब आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे तो फिर बच्चे के अंदर एक एबिलिटी आएगी कि नहीं यार मैं इन बच्चों, उनको उसको पता चलेगा कि मेरे अंडर में ये 10-12 बच्चे हैं भाई, 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, इनको मैंने कंट्रोल करना है, इनकी मैंने ये चेकिंग करनी है। तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है बच्चे का, राइट। और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं फर्स्ट सेकंड के बच्चों को, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी? फर्स्ट सेकंड के बच्चों को हम एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकते हैं, वो क्या है? बताइए। क्या हम फर्स्ट सेकंड के बच्चों से टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं? टेस्ट इन द सेंस कि सपोज आपने कोई चैप्टर पढ़ाया, ठीक, सपोज मैथ्स का कोई चैप्टर पढ़ाया, आपने किसी एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, 3-4 डेज हो गए, उसकी रिवीजन भी हो गई, उस बच्चे को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि कल या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आप क्लास में टेस्ट लोगे, आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछोगे, आप अपने क्वेश्चन पेपर बना के लाओगे, आप क्वेश्चंस घर से कुछ लिख के लाओगे, वो मैं बोर्ड पे लिखूंगी और आपका दिया हुआ टेस्ट बच्चे करेंगे। ये कर सकते हैं। इससे बच्चों को क्या फायदा है? मतलब जो बच्चा कर रहा है चलो वो तो है ही है, दूसरों बच्चों को क्या फायदा होगा? सर उनके अंदर भी ये चीज आएगी कि हमें भी ये चीज करनी है। नहीं वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो बच्चे अब टेस्ट कंडक्ट करना है उसमें बच्चे को देने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा बेहतर टेस्ट क्वेश्चन पेपर डाल सकते हो, आप ज्यादा बेहतर क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन जब वो एक बच्चा पेपर बनाएगा या वो बच्चा जब कुछ क्वेश्चंस पूछेगा ऑन द स्पॉट भी ये चीज आप कर सकते हो। सर ये चीज उसमें कॉन्फिडेंस भी ला सकता है कि मैं ये चीज कॉन्फिडेंस तो लाएगा ही लाएगा। सर बाकी कुछ में ये होगा कि मेरे फ्रेंडों ने ये चीज मतलब ये क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जो उस लेवल होगा बच्चों का वो सेम होगा। सेम लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब एक बच्चा पेपर या कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे पुट अप करेगा या पूछेगा ना, तो वो अपने लेवल के पूछेगा, वो उतना ही पूछेगा जितना उसको आपने पढ़ाया है। जब एक टीचर पूछता है ना, तो टीचर थोड़ा बहुत आगे पीछे करके पूछ लेता है कभी कभी। बड़ी क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे बच्चों को तो टू द पॉइंट चलता है, लेकिन जब बड़े बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड के बच्चों को, जब आप क्लास में कोई चीज पढ़ा रहे हो, तो अगर आपने ग्रामर क्लास में कराई है, सपोज एक अब इंग्लिश की एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो ग्रामर की आपने जो वर्कशीट्स कराई हैं, तो ये जरूरी थोड़ी कि वही वर्कशीट्स आपने डालनी है। हम तो रैंडमली कोई भी वर्कशीट उठा के डाल देंगे ना, लेकिन वही चीज जब एक बच्चा क्लास में पूछेगा, एक उसका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा क्योंकि वो ज्यादा दिमाग यूज करेगा। फिर क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर बनाना है तो वो यूज करेगा ज्यादा दिमाग। जब कोई क्वेश्चन पुट अप करना है तो ज्यादा दिमाग यूज करना पड़ता है। जब आंसर देना हो, ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछने में ज्यादा दिमाग यूज होता है, आंसर देने में थोड़ा कम होता है, राइट। सो हमने अपने बच्चों को सिर्फ आंसर देने के लिए नहीं रखना है, हमारे बच्चों के अंदर ये भी एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन पुट अप करें। नाउ दिस विल अगेन लीड टू द लीडरशिप। ये एक्टिविटी जो है ये भी बच्चों को एक लीडरशिप क्वालिटी की तरफ लेके जाएगी, बिकॉज यू आर आस्किंग क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हो, इट मींस यू आर मूविंग टुवर्ड्स लीडरशिप। कई लोग होते हैं चुपचाप हाँ हाँ ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन पुट अप करते हैं वही लीडर होते हैं, राइट। ओके, सो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप
बच्चों को क्लास में दे सकते हो उनकी ग्रोथ के लिए। ये मैं सब बता रहा हूँ आपको अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स के अलावा, राइट? ओके, नेक्स्ट ये तो मैंने आपको बता दिया कि बच्चों को प्रेज करना आपने, राइट? जब वो डिजर्व करे तभी। ये हमने पहले वाले लेक्चर में भी किया कि हर बार कुछ बच्चों को नहीं करना है, सभी बच्चों को करना है। ये चीज बच्चों के दिमाग में नहीं बैठनी चाहिए। कल भी डिस्कस किया हमने कि जो हमारे टीचर है वो कुछ बच्चों के लिए बाइस्ड है। सभी बच्चों को सेम रख के चलना है हमें, और प्रेज करना ही करना है। जितना ज्यादा बच्चों को प्रेज करोगे, बिकॉज दिस इज द एज, ये एक ऐसी एज है जिसमें बच्चे अपने टीचर के लिए अपने पेरेंट्स को भी गलत बोलते हैं। अगर आप उनको कोई चीज सिखाओगे, कोई चीज पढ़ाओगे ना, तो अगर पेरेंट्स उनको कुछ अलग तरीके से कराने की कोशिश करेंगे तो वो वहां पे अड़ जाएंगे। वो बोलेंगे नहीं आप गलत हो, वो आपको गलत बोलेंगे लेकिन अपने टीचर को कभी गलत नहीं बोलेंगे। तो वो इतना ज्यादा एक टीचर का इन्फ्लुएंस होता है एक बच्चे के ऊपर, राइट? तो यहीं से आप एक चीज समझ लेना कि एक बच्चे की लाइफ में एक टीचर का कितना ज्यादा रोल है। जब एक बच्चा अपने पेरेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अपने पेरेंट के आगे अड़ रहा है वो कि नहीं आप गलत हो, मेरी टीचर सही है, तो इट मीन्स वो आप उनकी लाइफ में बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो। तो इसीलिए उनकी लाइफ को आपने एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाना है। प्रेज करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू प्रेज द स्टूडेंट्स, जितना हो सके प्रेज करो, राइट? नेक्स्ट इज एनकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये थोड़ा छोटे बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उनमें आप ये चीज कर सकते हैं। एलकेजी से स्टार्ट कर सकते हैं ये चीज। इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस होता है ये, लेकिन ये बड़े बच्चे करते हैं 9th 10th 11th 12th में, जहाँ पे मैक्सिमम ये बड़ी ग्रेजुएशन लेवल पे अगर अच्छे कॉलेज में आप जाओगे, वहां पे आपको अपना स्वॉट एनालिसिस के लिए बोलते हैं। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड थ्रेट्स। तो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को हम छोड़ देंगे, हम बात करेंगे सिर्फ स्ट्रेंथ और वीकनेस की। स्ट्रेंथ और वीकनेस इसलिए मैंने बोला कि जो ज्यादा छोटे बच्चे हैं उनको इन वर्ड्स का भी मीनिंग नहीं पता कि स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या चीज होती है। लेकिन ये चीज आप यूकेजी 1st 2nd के बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ ये चीज आप कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है स्ट्रेंथ और वीकनेस का? इसको आप एकेडमिकली भी लेके चल सकते हो और दूसरा नॉन एकेडमिकली भी लेके चल सकते हो। अब अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में है, सपोज ही इज नॉट सो गुड इन द स्टडीज, पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आई एम 100% श्योर वो कहीं और पक्का अच्छा होगा, किसी और फील्ड में वो बहुत अच्छा होगा, बहुत जबरदस्त होगा, उसके आसपास भी कोई नहीं होगा, और वो चीज बच्चे को नहीं पता होती, वो चीज आपने निकाली है। और एक टीचर को पता होता है कि इसमें कुछ ना कुछ एक ऐसा ट्रेड है, कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज है जो जिसमें ये आउटस्टैंडिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने बच्चे की बात करता हूं, मुझे पता है मेरा बच्चा पढ़ने में ओके, लेकिन मुझे पता है कि वो एक अच्छा डांसर बन सकता है, उसके एक्सप्रेशन अच्छे हैं, तो मैं उसको उस लाइन में ज्यादा मोटिवेट करूंगा, और उसमें उसका इंटरेस्ट भी है, वो उसकी स्ट्रेंथ है, करेक्ट? तो जो बच्चे की स्ट्रेंथ है यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। अगर आप बच्चों के साथ एक इंटरनली अगर आप उनसे अटैच हो जाओगे ना, आपको एक बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाएगी, हफ्ते में पता चल जाएगी। लेकिन शर्त है कि अगर आप दिल से उनके साथ अटैचमेंट है, अगर एक थ्रेट फ्री एनवायरनमेंट है क्लास में, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये बच्चा इस फील्ड में जबरदस्त है भाई, उस फील्ड में उसको एनकरेज करो, और ये भी पता चल जाएगा कि ये इसमें ये वीक है, उसमें उसके लिए एफर्ट्स पुट अप करो। इसीलिए मैंने आपको टीचर्स डायरी में बोला था कि हर बच्चे के लिए एक आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखनी है, उसकी एक गुड पॉइंट लिखना और एक नॉट सो गुड पॉइंट लिखना है, वही है स्ट्रेंथ और वीकनेस। गुड मीन्स वो उसकी स्ट्रेंथ है, और नॉट सो गुड मीन्स वो उसकी वीकनेस है, और वो आपने उनके पेरेंट्स को जरूर बतानी है। अगर किसी बच्चे में कुछ
डिफरेंट, देयर इज समथिंग डिफरेंट इन अ स्टूडेंट। अगर किसी बच्चे में कोई एक डिफरेंट टैलेंट है, अगर वो पेंटिंग अच्छी करता है, अगर वो कोई म्यूजिक अच्छा है, उसका डांस अच्छा है, और भी बहुत सारी मिमिक्री अच्छी करता है, कुछ भी, वो अपने पास नोट करके रखो। व्हेनेवर देयर इज अ पीटीएम उनको बताओ कि ये आपके बच्चे के ट्रेड्स अच्छे हैं। अब जैसे हम उस दिन हरविंद की बात कर रहे थे, आपकी क्लास का बच्चा है, मुझे नहीं लगता उसकी हैंडराइटिंग आने वाले टाइम में सबसे जबरदस्त होगी, लेकिन ये उसकी स्ट्रेंथ है। उसकी हैंडराइटिंग, बॉयज की हैंडराइटिंग इतनी अच्छी होती नहीं है आमतौर पे, पर उसकी हैंडराइटिंग जहां तक मैंने देखा है, उसके स्ट्रोक्स मैंने देखे जिस हिसाब से वो लगाता है बच्चा, जबकि वो एक रूरल एरिया से आता है, बैकग्राउंड भी उसका जो है एक अच्छे स्कूल से नहीं आया वो, लेकिन उसके स्ट्रोक्स अगर आप देखोगे, उसकी हैंडराइटिंग अगर आप देखोगे, लेकिन अगर उसके लिए वही बात आ गई कि अगर आपके साथ उसकी अटैचमेंट है तो उसके लिए अगर आप एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा इस चीज में जबरदस्त है। अब उसमें कुछ कमियां नहीं है, वो बोलता नहीं है, वो उसकी वीकनेस है, तो हम उसकी वीकनेस पे काम करेंगे, ना कि उसकी स्ट्रेंथ पे ही करते रहेंगे। हमें पता है वो लिख लेता है, तो हमने क्या करना, नोटबुक थोड़ी करनी है, हमने उसकी वीकनेस को दूर करना है। क्योंकि जब तक बोलेगा नहीं वो, जब तक उसका ऑरल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक वो कहां से लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर आएगी। उसको अगर हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि आपने यूनिफॉर्म चेक करनी है जी क्लास में, वो कर पाएगा क्या? कहां से करेगा? तो ये जो मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है आपने बच्चों को, वो कैसे दोगे जब तक आपको बच्चे की स्ट्रेंथ वीकनेस ही नहीं पता। अब हरविंद की हैंडराइटिंग अच्छी है, मैं उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता हूँ, हैंडराइटिंग चेक करो, या फिर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग वीक है, मैं उसके साथ उसको बिठाऊंगा, जो ग्रुप एक्टिविटीज मैंने आपको बताई, मैं उसको उस ग्रुप एक्टिविटी में डालूंगा किसी वीक बच्चे के साथ, और मैं उसको उसके साथ बिठाऊंगा जिसका और अच्छा है। आप मेरा पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हो? सो ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि नहीं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो, उनको एक्टिविटीज कराओ, उसके लिए यू शुड हैव अ प्रॉपर ट्रैक ऑफ द रिकॉर्ड्स। अगर आपके पास रिकॉर्ड्स का ट्रैक होगा, अब आप में से कई सोच रहे हो यार इतना काम हम कौन करेगा? कुछ काम नहीं। अगर आपने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक बच्चा अपने टीचर को अपने पेरेंट्स के ऊपर रखता है, तो जब वो अपने पेरेंट्स आपको ऊपर रख रहा है, तो आप भी तो अपने बच्चे से पहले उसको रख सकते हैं। क्या दिक्कत है? रख सकते हैं कि नहीं? बिकॉज इन फ्यूचर देखो, क्रेडिट लेना इज वेरी इजी कि वो मेरा स्टूडेंट है, मैंने उसको पढ़ाया था, लेकिन दिल पे हाथ रखना है कि मैंने उस पर एफर्ट्स कितने किए थे, राइट? सो अगर आप एक बच्चे की वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल रहे हो, तो दिस इज योर अचीवमेंट। एक टीचर की अचीवमेंट यही है, एक टीचर पैसा नहीं कमाता, दिस इज योर अचीवमेंट। मेकिंग द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स इज द अचीवमेंट ऑफ अ टीचर, और इससे बड़ा भले का काम कोई नहीं, राइट? सो सेल्फ रिफ्लेक्शन मीन्स अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है आपने, इंप्रूव द वीकनेस, कन्वर्ट द वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ्स, राइट? और जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको और डेवलप करो और पॉलिश करो, राइट? क्लियर? सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने किसी के बेसिस पे देनी है, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे, राइट? नेक्स्ट इज बी एक्साइटेड। ये तो आपको पता ही है, सबसे बेसिक चीज है। जब भी क्लास में जाओ एक्साइटेड रहो, क्योंकि आप प्राइमरी बच्चों को पढ़ा रहे हो। प्राइमरी क्या, आप किसी भी क्लास के बच्चों को पढ़ाओ, एक टीचर का एक्साइटेड होना बहुत जरूरी है। टीचर ऐसा मानिए कि क्लास में घुसा और बच्चे खुश कि आ गई है मैम। ये नहीं कि टीचर आया ऐसे मुंडी खाते हुए उधर बैठ गया नीचे सर पकड़ के, हाँ जी टेक आउट योर नोटबुक्स, धीरे धीरे लगे, ऐसे नहीं, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी अपने साथ लेके जाएगा। एक स्टूडेंट अपने टीचर को बहुत कॉपी करता है, आइडल होता है उसका। आपके टाइम पे भी आपके कोई ना कोई टीचर आइडल रहा होगा या नहीं रहा? ऐसा कोई ना कोई टीचर तो होगा। अगर आपको 10 पढ़ाते थे, 10 में से एक तो ऐसा कोई होगा कि जो आपका बहुत फेवरेट था,
पक्का होगा, मैं मान ही नहीं सकता। मेरा भी एक फेवरेट टीचर है, मेरे को 8th में पढ़ाते थे, मैं अभी तक उनको जानता हूँ, अभी तक मेरे पास उनका नंबर है, फेसबुक पे उनके साथ कनेक्टेड हूँ। वो मुझे बंगाल में मिले थे, बंगाल में उन्होंने मुझे पढ़ाया था, बट ही इज माई आइडल, मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ। 2 साल उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो वैसे ही जो बच्चे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब आपको अपना आइडल मान रहे हैं। अगर फीमेल टीचर है तो गर्ल्स उनको घर पे जरूर कॉपी करती होंगी, जिस तरह आप पढ़ाते हो क्लास में, वो भी अकेले टाइम जब उनको कोई देख नहीं रहा होगा, जब वो खेलती होंगी, तो वो अगर वो रोनिका मैम की क्लास की बच्ची होगी तो वो अपने आप को रोनिका मैम मान के कुछ कर रही होगी। करते हैं ऐसे। तो अगर रोनिका मैम आ जाए, सर पकड़ के बैठ जाए, वो भी वैसे ही तो सर पकड़ के बैठ जाएगी। फिर मम्मा पूछेगी ऐसे क्यों बैठे हो, वो बोलेगी रोनिका मैम ऐसे ही बैठते हैं, मैं भी ऐसे बैठूंगी। और वहीं अगर आप एक्साइटेड होके एक पैशन के साथ, क्योंकि जब एक क्लास में आप हो ना बच्चों के साथ, दरवाजा बंद हो गया, कौन देख रहा है? आप अपनी पर्सनैलिटी निकालो ना बाहर बच्चों के सामने, उनके साथ साथ आप अपनी भी पर्सनैलिटी ग्रूम करो। नो वन इज वॉचिंग यू, कोई नहीं देख रहा आपको यहाँ पे। अगर आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बोलने में प्रॉब्लम है, उनके सामने प्रैक्टिस करो। 2 दिन आप प्रैक्टिस करोगे, तीसरे दिन बच्चा खुद घर पे प्रैक्टिस कर लेगा उसको। मेरे वंशिका मैम तो ऐसे बोलती है, ये वर्ड्स बोलती है, राइट? सो ये चीज जरूर ध्यान में रखना कि वट एवर द वर्ड यू आर यूजिंग, या जो भी आप पर्सनैलिटी क्लास में यूज कर रहे हो, वो बच्चा उसको अपने साथ लेके जा रहा है। ये मत सोचना कि रूम में तो वो बंद ही रह जाएगी अंदर, वो बाहर जाएगी बच्चों की फॉर्म में। सो उस पर देख लो कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे पोर्ट्रे होगी बाहर, पेरेंट्स के सामने कैसे पोर्ट्रे होगी, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करो, क्लास में एक्साइटेड रहो, बच्चे भी एक्साइटेड रहो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नो योर स्टूडेंट्स। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा जानना आपने, इसके लिए मैंने आपको एक ऑल्टरनेट दे दिया है, राइट? तो वो उसके लिए आप मैम को बोल सकते हो, हर एक क्लास में एक जो बुक है, नोटबुक है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट? उससे आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा बच्चे को ज़्यादा जानने के लिए, आपके लिए भी एक एक्टिविटी हो जाएगी। और वो चाहे तो वो बुक आप क्लास में शेयर भी कर सकते हो बच्चों के साथ। जैसे रोज किसी एक बच्चे के बारे में क्लास में डिस्कस कर लिए, फिर नेक्स्ट डे उसको बच्चों से पूछ लिया कि सपोज भाई स्टूडेंट ए है ये, उसके बारे में बता दिया, ये इसका नाम ये है, ये यहाँ रहता है, राइट? इसके फादर ये करते हैं, मदर ये करती है, फेवरेट कलर ये सब। तो नेक्स्ट डे हम उसको एज ए क्विज भी क्लास में कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली बच्चे भी आपस में एक बॉन्ड बनता है, राइट? बच्चों में भी बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों में बॉन्ड होगा तो वो एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ डिस्कस कर सकते हैं। स्कूल आने के लिए उनके पास एक मोटिव होना चाहिए, और अगर फ्रेंडशिप आई थी वो सबसे बड़ा मोटिव होता है स्कूल टाइम में, राइट? स्कूल में अगर बच्चा जा रहा है तो 90% बच्चों का यही होता है कि यार नहीं जाना, स्टडीज के लिए तो ऐसे जबरदस्ती भेजना पड़ता है। तो फ्रेंडशिप इज द बिगेस्ट मोटिव स्कूल में आने के लिए, और फ्रेंडशिप से ही उनको एक कॉम्पिटिशन भी मिलेगा, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट है। सो ये एक्टिविटी आप कर सकते हो क्लास में, बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। Now next is harness students' interest. अब harness का मतलब होता है स्टूडेंट के इंटरेस्ट को बांध के रखना। एक बच्चे के इंटरेस्ट को कैसे बांध के रख सकते हो, ये भी हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस किया हुआ जो हमने पहली प्रेजेंटेशन की है, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे बताओगे एक स्टूडेंट के इंटरेस्ट को कैसे बांधना है। अब एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट कैसे, किस चीज में है ज्यादा? आपके जो बच्चे हैं प्ले ग्रुप में, तो यूकेजी, उनका इंटरेस्ट ज्यादा किसमें होता है? खेलने में होता है बिल्कुल, और डांस में होता है बिल्कुल होता है, और गेम्स में होता है, और ड्राइंग कर देता हूँ ना, ड्राइंग में होता है। और ये सारे आप मुझे बता रहे हो जो एकेडमिक्स नहीं है, क्योंकि एकेडमिक्स में तो किसी का भी मन नहीं होता,
राइट। अब बात आती है रीडिंग में करते हैं कुछ बच्चे, रीडिंग में कुछ बच्चे करते हैं, हाँ, कुछ दिखाते हैं अपना इंटरेस्ट। रीडिंग में करते हैं वो बच्चे, ठीक है, ओके। सर ओरल टेस्ट जो होते हैं वहाँ पे भी दिखाते हैं देन रिटन। वो आगे ना एकेडमिक्स को उसको छोड़ दो, एकेडमिक्स पे अभी मैं आ रहा हूँ। और क्या हो गया, प्लेइंग हो गया, डांस हो गया, प्लेइंग और गेम्स तो एक ही हो गया ना, प्लेइंग गेम्स हो गए, डांस, ड्राइंग, रीडिंग हो गया। और जैसे हम प्राइस देते हैं स्लाइड में जैसे करते हैं बच्चे इंटरेस्टिंगली। हाँ सर, वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। ये तो अच्छी बात है, राइम्स अगर इंटरेस्टिंगली है तो ये भी एकेडमिकली है, लेकिन चलो इसको हम एक्स्ट्रा में ले लेते हैं। राइम्स हो गया और क्या हो गया, मतलब एकेडमिक्स के अलावा मैं बात एकेडमिक्स तो हो गया ना, पढ़ाई में तो उसका उनका तो इंटरेस्ट बनता नहीं होगा, उस पर आ रहा होगी उसका उनका इंटरेस्ट कैसे हार्नेस करेंगे। एक्टिविटी हो गई, चलो एक्टिविटी लिख लीजिए। और शिखा बताओ बेटा आप कुछ, और किसमें मजा आता है बच्चों को, बताओ कोई पॉइंट आप बताओ, जोर से बोलना, मेरे तक आवाज आ जाए, वहीं की वहीं की रहनी चाहिए। हाँ वो तो हो गया, गेम्स तो हो गया। और ये सब आपने मुझे बताई जनरल बातें जो हर बच्चे को पसंद। हाँ राइम्स भी हो गया, लिख दिया मैंने, राइम्स भी लिख दिया। और सर बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में भी मजा आता है। सर क्लास मॉनिटरिंग भी खुश रहते हैं, जैसे सेकंड हाँ, क्लास उसका है, हाँ हाँ अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ यूकेजी का, तो उसमें ये होता था कि जैसे कई मैंने एक बच्चे को बोला कि कॉपीज बांट दो, तो मैक्सिमम पेरेंट्स की कंप्लेन आती है, मतलब फोन होते मैम आप इसको ना नहीं बोलते कॉपीज देने के लिए, पेंसिल देने के लिए, तो उसको भी बोला करो। मतलब मैंने ये चीज नोटिस की। वो तो ऑब्वियसली आएगा, ये चीज हमने कल भी डिस्कस की थी। हाँ, जब आप एक ही बच्चे को या दो ही बच्चों को बार बार कोई चीज करने के लिए बोलोगे ना, तो बाकी बच्चे तीसरे दिन घर पे आपको वहां से पेरेंट्स से कॉल आना ही आना है। मतलब ये ये फैक्ट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में भी बच्चों को मजा मजा आता है, आता क्लास है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। और अब जैसे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, ये तो होगी ना सारी जनरल बात, ये तो हर बच्चे को मजा आता ही आता है, ठीक है। अब जैसे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आप क्लास में बच्चों को दोगे ना, अगर आप सपोज आपकी क्लास में 18 बच्चे हैं ना, 18 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन सकती है क्लास में, हर बच्चे के हिस्से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है। वीकली भी डिवाइड कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ रोज में, हाँ। रोज डेली डेली बच्चा, आप हर बच्चे को अगर 20 है ना, तो 20 की 20 रिस्पॉन्सिबिलिटी एक क्लास में रेडी हो सकती है। बताओ गिनाऊँ, अगर मुझे 20 रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी हो एक क्लास में, हर बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी हो, चलो बंद करो। एक डोर की होगी, डोर इसकी? को क्लोज करना, अच्छा डोर, ठीक है, ओके। पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करना, बैग्स अरेंज करना, पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करना, इरेजर इरेजर अलग राइटिंग का डिस्ट्रीब्यूट डेट करेगा, राइटिंग का इसको लाइन में करना। राइटिंग के डेट ऑन द बोर्ड, टॉपिक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब देने वाला अलग, लेने वाला अलग, ओके। और सर क्लीननेस ऑफ द क्लास, क्लीननेस ऑफ द क्लास, ठीक है। और नॉट राइटिंग ऑन द बोर्ड्स, ठीक है, वो तो बोर्ड वाला हो गया ना, एक ही बंदा। बोर्ड नहीं बोर्ड, अच्छा नॉट राइटिंग ऑन द बोर्ड, क्योंकि बच्चा चेक कर सकता है। ठीक है। क्लास में चेयर्स अरेंज करना। हाँ। क्लास में चेयर्स अरेंज करना, ठीक है। और 9 हो गई, आगे क्लास बढ़िए। कंट्रोल, क्लास मॉनिटर हो गया वो तो, ठीक है। 10 हो गई, 10 हुई है अभी, 10 और है। तो जैसे वो नोटबुक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझको दी है, तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की डिफरेंट मुझको दे सकते हैं। काउंट करना, बिल्कुल दे सकते हैं, तो 2 और बढ़ा देता हूँ, 3 बढ़ा देता हूँ, इसमें हो गई लंच की है ना, ठीक है। लंच इंग्लिश की नोटबुक्स कोई और कलेक्ट करेगा, उसकी वो करेगा, कोई और जैसे करेगा। हैंड वॉश के लिए जाते हैं तो एक बच्चे की ड्यूटी है कि सारे बच्चे लाइन्स में ही जाएंगे। हाँ, बल्कि लंच टाइम पे बच्चों को हैंड वॉश से जाना, चेक करना। हाँ, टिफिन चेक करना, Aprons 15 हो भी। गई, 15 हो गई, वो टिफिन एप्रन हो गया, ठीक है जी। 15 हो गई, एप्रन चेक करने की हो गई, 5 टिफिन एप्रन एक ही हो गया। टिफिन करेगा ना, एक एप्रन एक सबने वेयर किया है कि नहीं किया है, चलो ये भी कर सकते हैं, 16 हो गई। और यूनिफॉर्म चेकिंग, लाइक यू नो आईडी कार्ड बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट यूनिफॉर्म चेकिंग, चेकिंग नेल्स, नेल्स
यूनिफॉर्म चेकिंग तो होगी ना एक बंदा, ठीक है, और एक चेक करेगा नेल्स, वो अलग होगा, दोनों को इकट्ठे लगा देना, एक यूनिफॉर्म चेक करता जाएगा, साथ साथ में नेल्स करता जाएगा। सर एक ये भी दे सकते हैं कि आफ्टर क्लास यू हैव टू चेक वेदर द फैंस आर स्विच ऑफ और लाइट्स ले सकते हैं राइट। उसके जैसे बाद बच्चे निकलते हैं क्लास से तो हाँ, ये चेक दे देते हैं कि सबकी मतलब शर्ट्स अंदर टाइट है तो नहीं कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और वो बहुत सारी शोर वो सबसे लास्ट में कंफर्मेशन ले सकता है सबके बैग अच्छे से पैक्ड है और वाटर बॉटल्स वगैरह आपने हैंग की हुई है कि नहीं की हुई है, और जब सुबह असेंबली में जाते हैं लाइन बना के लेके जाना, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, और 24 नहीं है, 20 बोली तो मैं 22 हो गई। अब मुझे आप ये बताओ, इन 22 में से आपने अपनी क्लासेस में कितनी ली हुई? बहुत सारी में से मुझे 5 गिनाओ जो आपने अपने क्लास में इन 22 में से आपने अपनी क्लास में कितने इंप्लीमेंट किए हुए, कितने ड्यूटीज, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई आपने? चलो शैली मैम की क्लास में पेंसिल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी क्लास में ये कौन देता है बच्चा? रोज एक ही बच्चा देता है या हर बार अलग अलग बच्चे चेंज होता है? अच्छा, और कॉपीज चेक करे बैग वो कौन बच्चे चेक करते हैं? हाँ अच्छा ठीक है, दो ही। और एक जिसका क्लास वर्क हो गया फर्स्ट में किया जिसने वो करेगा राउंड को देखकर किसने किया किसने नहीं किया। 3 हो गई। 3 होगी। हाँ 4 ड्रेस से चलो 4 हो गई। हाँ वही से वॉशरूम जाते हैं बच्चे लाइन से चेक करते हैं वो भी है बच्चा क्लास नहीं, जो वॉशरूम वगैरह बच्चे जाते हैं वो आपके ग्रुप में जाते हैं 1 बाय 1 जाते ये हैं? 1 बाय 1 वो हमेशा उसके साथ जाएगा? नहीं जाता थोड़ी है जैसे एक गया दूसरा जा रहा है प्रॉपर लाइन में है वापस आए टाइम से कि अगर वो टाइम लगा रहे हैं तो जाओ देखो क्यों नहीं आ रहे। अच्छा ठीक है, 5 हो गई। सही। अभी 22 मैंने गिनाई थी, अगर हम और गिनने बैठेंगे ना, आप ही लोग मुझे बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा, मैंने एक भी बताई आपको, और गिनूंगा और 5 से निकल जाएंगे। 30-35 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब अगर 40 बच्चे होंगे ना आपके पास, तो 40 बच्चे के को आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, राइट? सो उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक इंटरेस्ट भी होगा करने के लिए। नाउ दिस इज कॉल्ड हार्नेसिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। स्टूडेंट के इंटरेस्ट को बांध के रखना आप, इससे आप बांध सकते हो। अगर आपने किसी को नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ड्यूटी दी हुई है, एक वीक के लिए, नेक्स्ट वीक आप उसको दूसरी ड्यूटी दे रहे हो, तो उससे क्या है, बच्चे के अंदर ये हो गया कि यार मेरे को ड्यूटी करनी है, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपने उसको हार्नेस कर लिया, बांध लिया आपने उसको। ये तो हो गया ना नॉन एकेडमिक चीजें। अब आओ एकेडमिक में। अब एकेडमिक चीजों को हार्नेस करना है हमने, बच्चों के इंटरेस्ट को बांधना है, बनाना है इंटरेस्ट पढ़ाई में। ये तो बना हुआ है ऑलरेडी, ये तो आपने मुझे एक्टिविटीज बताई है, प्लेइंग, डांसिंग, गेम्स, राइम्स, ये तो ऑलरेडी उनके अंदर बच्चे हैं तो वो तो ये पसंद करते ही करते हैं। जब पढ़ाई की बात आती है तब हम उनके इंटरेस्ट को कैसे बांधेंगे? अब उसके ऊपर मुझे आप बताओ 5 चीजें जो हम कर सकते हैं उनके इंटरेस्ट को बांधने के लिए। तो पहले तो ये कि बच्चे की जो प्रियोर नॉलेज है कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में कितना पढ़ा है वो उनसे जानने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि अगर हम और सेम पॉइंट कोशिश करें कि अगर वो पॉइंट वैलिड है तो हम वही पॉइंट बच्चों को करवाएं। सही है, सही बोला। एक पॉइंट डिस्कस भी फर्स्ट पॉइंट। और सर राम सिंह सर संब्याल सर हैं यहाँ के ना, एजुकेशन के प्रोफेसर थे, है ना? तो हाँ, तो वो सेम चीज करते थे। सही है। हाँ, वो एजुकेशन जब हमें पढ़ाते थे तो लाइक अगर बुक में 6 to 7 पॉइंट्स होते हैं किसी भी टॉपिक के, है ना? जब वो क्लास में अबाउट 120-150 स्टूडेंट्स हैं तो कोशिश करते थे कि 20 कम से कम 20 बच्चों से तो पूछ लेंगे, वहीं से आधा टॉपिक वही से, हाँ वही पॉइंट हम लिख पाते थे। सही, ये हम कर सकते हैं एक चीज। दूसरा देखो, बच्चों को एक चीज मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर आपसे पॉइंट लेता हूँ। बच्चों को मैम इन्वॉल्वमेंट चाहिए। आप बच्चों को जितना इन्वॉल्व करोगे ना अपने पढ़ाने के वेज में, उतना ही ज्यादा आउटपुट निकलेगा। अगर हम आज की डेट में मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ तो मैं कितनी दे रहा हूँ प्रेजेंटेशन, आप ही लोग मुझे दे रहे हो पॉइंट्स,
मुझे कौन दे रहा है सजेशंस? मुझे 22 पॉइंट्स किसने बताए? आप लोगों ने बताए हैं। क्यों बताए? मैं बोलता रहता, आप सुनते रहते, आदेश हो जाते। सो इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी बंदे को आइसोलेट कर दोगे, अलग कर दोगे, वो कभी नहीं बोलेगा। तो इन्वॉल्वमेंट जब तक आप उसकी नहीं करोगे, बात हुई होती है, बात होती है एक दो बार बोलने की। जब एक दो बार बोल लेते हो ना, तो आपका सारा डर, सारी हिचक खत्म हो जाती है। वो चीज आपने बच्चे से करवानी। बच्चा पूरा पूरा साल क्लास में बैठ के चला जाता है, लेकिन वो कभी भी प्रोएक्टिवली अपनी टीचर के पास नहीं आता। कुछ आते होंगे 5-10%, अगर आपकी क्लास में 20 है तो 3-4 बच्चे आ जाएंगे। वो हर क्लास में होता है, वो हर स्कूल में होता है, वो हर जगह होता है। लेकिन हमारा टारगेट वो 4 बच्चे नहीं है, हमारा टारगेट जो पीछे 16 बच्चे हैं उनको लाना है, और वो आएंगे इन्वॉल्वमेंट से। अब जैसे मैम ने बोला कि इन्वॉल्वमेंट, सो जब ये चीज होती है तो इन्वॉल्वमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर आर सम मोर पॉइंट्स, कुछ और भी हैं डिस्कस करने वाले। सो वो हम इन फ्यूचर विल डिस्कस द पॉइंट्स। आई शेयर यू द PDF, आप उसमें से थोड़ा डिस्कस कर लीजिएगा। और जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसके लिए जब नेक्स्ट हमारी मीटिंग होगी, सैटरडे को ही होगी, जिस PTM में, तो उस दिन इन पॉइंट्स को आप इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं, इन्वॉल्वमेंट्स कैसे आने वाली हैं, ड्यूटीज कैसे असाइन होने वाली हैं, बच्चों को आप कैसे इन्वॉल्व कर रहे हो, एक थ्रेट फ्री एनवायरनमेंट आप कैसे बनाने जा रहे हो, बच्चों के इंटरेस्ट को कैसे हार्नेस करने जा रहे हो आप, वो सारी चीज़ें हम लोग उस दिन डिस्कस करेंगे। आप लोगों से ही मुझे सारे आंसर्स चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब डिस्कस जो हमने करना था वी हैव डन, नाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट। अब इसको, इन पॉइंट्स को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है बच्चों में, और इम्प्लीमेंट करने के बाद 1 महीने के बाद वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्ट। इम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट भी तो देखना ना हमने, कुछ तो चेंज आया है। एंड आई एम 100% श्योर कि जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो 90% रिजल्ट्स आएंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।